कक्षा 9th के सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के पहले पाठ, जिसका नाम है भारत, इसका आकार और स्थिति, इसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे सभी विद्यार्थी। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं कि भूमिका में क्या कहा गया। उसके बाद इसकी जो विस्तारित स्थिति है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बताया गया कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी या आप कहें चहुमुखी उन्नति की है अपने देश ने। और किस किस एरिया में अगर बहुमुखी है तो कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में, इस तरह से सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी अद्भुत प्रगति की है। और भारत का विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान पहले भी है और अभी भी है। ठीक है, पहले भी रहा है और आज भी है। अब इसकी स्थिति के बारे में थोड़ा सा देखें कि विश्व के भूगोल में, विश्व के मानचित्र में भारत की क्या स्थिति है। तो बताया गया कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, इसके लिए ध्यान से इस ग्लोब को देखेंगे जो पूरी दुनिया का एक मैप दिखाता है, दर्शाता है। यहाँ अपने देश का मानचित्र सभी जानते हैं, ये है। तो इसकी स्थिति क्या है भौगोलिक रूप से? तो इसकी स्थिति भौगोलिक रूप से है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तर से, अब 8 डिग्री उत्तर ध्यान से देखना है बच्चों, कि ये आपका 0 डिग्री, इसके लगभग आधे के आसपास यहाँ से, ठीक है, 8 डिग्री उत्तर, ये दिशा आपकी उत्तर होगी। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे। तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। अब 37 डिग्री 6 कहाँ पे आएगा आपका? 30 और 45 के लगभग बीच में। तो यहाँ आपकी स्थिति है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ये जो लाइनें हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ, इन लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और जो ऊपर से नीचे हैं, ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर मतलब देशों के बीच में अंतर करने वाली, देशों को अलग अलग रूप में हम समझेंगे तो देशांतर रेखाएं ये हैं। अब देशांतर में क्या बताया कि 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व से देशांतर तक ये इसकी स्थिति है। अगर इस तरफ ये देखेंगे तो लगभग ये स्थिति जो है अपने देश की देशांतर रेखाओं के बीच में है। अब बताया गया है कि कर्क रेखा जैसा आपने सुना होगा, तो कर्क रेखा जो है अपने देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इसकी स्थिति है 23 डिग्री 30 उत्तर में। दिशा ध्यान रखना, उत्तर में। अब 23 डिग्री 30 कहाँ पे है? तो ये आपका 15 डिग्री उत्तर और ये 30 डिग्री, तो 23 डिग्री लगभग इसके बीच में। यानी कि यहाँ से ये लाइन सीधे इस तरफ आती है जो अपने देश के लगभग बीचों बीच गुजरती है। अच्छा, ये लाइन जो है ये काल्पनिक लाइन है, ग्लोब के ऊपर लाइन है, कोई देश के ऊपर खोद के बनाई गई लाइन नहीं है। ये आपकी काल्पनिक लाइन है, समझने के लिए, भौगोलिक स्थिति समझने के लिए। इसके बाद बताया है कि कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को कितने भागों में बांटती है? लगभग 2 भागों में, बराबर भागों में बांट देती है। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है आपका बंगाल की खाड़ी में। आगे जब मैप दिखाएंगे तो उसके अंदर भी इसको बताएंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। और दक्षिण पश्चिम में है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी सभी को पता होगा, कवरत्ती। अब इसके चलते हैं आकार, कि इसका आकार कितना है अपने देश का, पूरी दुनिया में स्थिति क्या है। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पूरे विश्व का अगर ध्यान से देखेंगे तो पूरे विश्व का जो इसका जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के मानचित्र में ये कहाँ पड़ता है? तो लगभग इसका क्षेत्रफल जो है
2.4% है, यानी कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल से इसका अनुपात या प्रतिशत निकाला जाए तो उसके बाद बताया। और एरिया के हिसाब से नंबर कौन सा है, तो अपने देश का नंबर है 7वां। कौन सा नंबर है? 7वें नंबर पे अपने देश का नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि इससे बड़े 6 देश और भी हैं। अपने देश का नंबर है 7वां। अब इसकी स्थलीय सीमा बताई कि स्थलीय सीमा कितनी है, जो स्थल से दूसरे देशों से लगती है। तो स्थलीय सीमा है बच्चों 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्र तट की रेखा है, अब समुद्र तट की रेखा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों की तट रेखा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि वो भी तो अपने देश का हिस्सा हैं। तो इस तरह से जो तट रेखा है वह है 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद बताया है कि इसके उत्तर में पर्वत कौन सा है। विश्व प्रसिद्ध पर्वत है वलित पर्वत, नवीनतम पर्वत, या यूं कहें युवा पर्वत। तो ये बताया कि उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत। और इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है, उत्तर दिशा में ज़्यादा है, और दक्षिण दिशा में यानी कि वो संकरा है। इसके लिए हम थोड़ा सा मैप देखेंगे ताकि स्थिति आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ये जो हिस्सा है ये उत्तरी हिस्सा है अपने देश का, और उसके बाद अगर चलते हैं, ये जो निचला हिस्सा है ये धीरे धीरे संकरा होता चला जाता है, यानी कि उत्तरी हिस्सा इसका चौड़ा है और दक्षिणी हिस्सा इसका संकरा है। इस तरफ आपका ये बंगाल की खाड़ी है, ध्यान से अगर देखेंगे तो हाँ बिल्कुल ये आपकी बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ यदि आप देखेंगे तो ये अरब सागर है। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो ये आपका लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये स्थिति है अंडमान निकोबार की, और इधर यदि आप देखेंगे दिशा है ये आपकी पश्चिम, ये पूर्व, ये है आपका लक्षद्वीप। तो इन दोनों द्वीपों को मिला करके हमने जो तटीय रेखा जो बताई थी वो बताई थी। अब इसके बाद देश के और जो विशेषताएं हैं वो बताते हैं कि पूरे देश का, कंप्लीट देश का जो है मानक समय यानी कि हम जो समय देखते हैं वह कहाँ से निर्धारित होता है। तो पूरे देश का जो मानक समय है वह इलाहाबाद, जिसको आजकल नाम दिया गया है प्रयागराज का, उसके पास में एक जगह है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर से अपने देश की जो है वो मानक रेखा गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मानक समय। तो मिर्ज़ापुर का जो समय है वह पूरे देश में लागू होता है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में यदि 7 बजे हैं तो 7 ही आपके गुजरात में ही बजे हैं, 7 ही आपके जम्मू कश्मीर में, और वही समय आपका दक्षिण के तमिलनाडु में भी होगा। तो इसीलिए किसी भी देश में समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए मानक समय निश्चित किया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि हमारे देश का मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद के पास जगह का नाम है मिर्ज़ापुर, वहाँ से अपने देश का मानक समय निर्धारित होता है। उसके बाद चलते हैं कि इसकी जो तटीय रेखा है, तटीय रेखा, एक मिनट आपको बिल्कुल मैप दिखाते हैं। हाँ, ये जो तटीय रेखा है इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से सागर या समुद्र हैं? तो इधर ये आपकी बंगाल की खाड़ी, दोबारा से फिर बता देते हैं, और पश्चिम में आपका अरब सागर, और बिल्कुल धुर दक्षिण में श्रीलंका, और उसके नीचे जो है ये आपको दिख भी रहा होगा हिंद महासागर। अपने देश के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? हिंद महासागर। इसके बाद चलते हैं अगले पेज पे, इसमें थोड़ी सी और जानकारी हमें मिलती है पाठ के बारे में। बिल्कुल, तो ये बताया गया कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, जैसा कि इस मानचित्र के अंदर दिखाया गया है। यह अपना देश है, और उसके बाद ये यहाँ से इंग्लैंड तक का रास्ता है,
उसके बाद यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की तरफ ये बम्बई है, बम्बई से इस तरफ यहाँ होते हुए ऑस्ट्रेलिया और ऊपर चाइना और जापान की तरफ भी समुद्री रास्ते लगातार जाते रहते हैं। उसके बाद दिल्ली से वायु मार्ग भी, ये दिल्ली ये बम्बई, क्योंकि दोनों प्रमुख शहर हैं। उसके बाद ये आपका कोलकाता प्रमुख शहर है। तो इस तरह से अपना जो देश है पूरी दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसके बाद चलते हैं कि अपने देश के जो मुख्य पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ बताया गया बच्चों कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में कितने राज्य, यहाँ दिया गया है 29। तो थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, आप सभी जानते होंगे 28 हैं, और यूटी जो है वो 8 हैं अभी वर्तमान में। उसके बाद विशेष रूप से जो जानने के लिए है वो ये देखें कि पश्चिमी और पूर्वी तटीय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताएं कितनी है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको पता चल चुके हैं। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो इसके लिए एक बार फिर कंप्लीट मानचित्र पे आ जाते हैं। यह है आपका कंप्लीट मानचित्र देश का। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान और सबसे छोटा आपका गोवा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है आपकी, अपना देश का ये राज्य है, क्या नाम है इसका, गुजरात। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान से लगती है और उधर ये तटीय रेखा। तो ये प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और तटीय रेखा भी। तो एक राज्य आपका हुआ गुजरात और दूसरा राज्य हुआ आपका तटीय रेखा वाला पश्चिम बंगाल, और अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगती है बांग्लादेश के साथ में। तो इस तरह से दो राज्य हुए जो समुद्र तटीय रेखा से भी मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी मिलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न और भी था इसमें कि भारत जब प्रतंत्र था, यानी कि आप कहेंगे गुलाम था, ठीक है, उपनिवेश था, तो उस समय कितने तरह के राज्य थे। तो ये बताया कि 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे। कौन से, एक तो प्रांत और दूसरा रियासत। वायसराय जो थे, वायसराय के द्वारा नियुक्त जो लगाए गए थे, जिनको नियुक्त किया गया था, अंग्रेजी अधिकारियों प्रांत पर शासन करते थे, ठीक है। यानी कि वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, उनको प्रांत कहते थे, यानी कि जिनके ऊपर अधिकारी अंग्रेजों ने नियुक्त करे थे। और रियासत जो थी, रियासतों के ऊपर कौन शासन करते थे, जो राजा थे, जो लगातार पैतृक आधार पे उस प्रदेश के, उस राज्य के लगातार शासक बनते आ रहे थे। तो इस तरह से प्रांत और रियासत में अंतर हमने समझा। इसके बाद फिर इस पेज पे आते हैं जिसमें हमने अभी जाना था कि स्थिति दो राज्यों की जो समुद्र तटीय रेखा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी जिनके साथ मिलती है। इसके बाद बताया है कि जो समुद्री मार्ग जो है, ध्यान से देखना, ये आपका श्रीलंका और ये अपना देश का दक्षिणतम इसका छोर है, ठीक है। तो यहाँ बीच में जो समुद्री मार्ग है उसका नाम क्या है। तो यहाँ बताया है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। दो द्वीप समूह जो देश हैं, जैसे कि द्वीप एक श्रीलंका है, दूसरा द्वीप आपका मालदीव, ये दूसरा देश है। तो इन दोनों देशों के लिए रास्ता भी है, समुद्री रास्ता। उस समुद्री रास्ते का क्या नाम है। तो ये बताया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। समुद्री रास्ता मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह से पाक जलसंधि जो है ये समुद्री रास्ता है श्रीलंका और भारत के बीच में। उसके बाद
एक दो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको जानते चलते हैं। मैप दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस कर्क रेखा का हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, उसकी बिल्कुल वास्तविक स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, तो ये वास्तविक स्थिति है, ये लगभग आपके गुजरात के बीच से और इधर मिजोरम और त्रिपुरा से होते हुए गुजरती है। कई बार बच्चों ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी आपके सामने है, ध्यान से इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। गुजरात, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हुए, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद ये इसके जो प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को इस पाठ के आधार पे सोल्व करेंगे, हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। इन सभी प्रश्नों को पाठ पढ़ने के बाद आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। आपके इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के और रोचक जानकारी अगले सभी पाठ इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।